दोस्तों आज हम बात करने वाले शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों की जो दूसरी वीडियो है। इसमें आज हम बात करेंगे कि जो भी आज आत्मनिष्ठ की एक विधि एनेक्डोटल मेथड है, उसके बाद जो भी वस्तुनिष्ठ विधियां हैं इसके बारे में बात करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने बात कर लिया आत्मनिरीक्षण विधि की बात कर ली, आज हम बात करेंगे एनेक्डोटल मेथड की। तो उससे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन यह है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एक मिनट, क्वेश्चन हमारा यह है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह कौन सा चिंतन अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है बालक की? कौन सी अवस्था हो सकती है? औपचारिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? कौन सी अवस्था है जो बच्चे के तार्किक रूप सोचने को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करती है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा। चलो अब शुरू करते हैं। एनेक्डोटल मेथड मतलब उपाख्यात्मक विधि या गाथावर्णन विधि। पूर्व अनुभव का आधार का लेखा तैयार करके अध्ययन किया जाता है इसका। इस बीच में व्यक्ति अपने किसी पूर्व अनुभव या व्यवहार का वर्णन करता है। मनोवैज्ञानिक उसे शंकर एक रिकॉर्ड तैयार करता है, मिला जुला एक रिकॉर्ड तैयार करता है। शंकर यहाँ पे वाला नहीं है, शंकर मतलब मिक्सड होता है, तैयार करता है और उसके आधार पर अपने निष्कर्ष देता है। जो ये विधि होती है इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने पूर्व व्यवहार या पूर्व अनुभव के आधार पर जो करता है वो रिकॉर्ड तैयार करता है। उसके आधार पर ही क्या किया जाता है, एक जो निष्कर्ष निकलता है उसी को क्या कहा जाता है, उपाख्यात्मक या गाथावर्णन विधि कहता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो अध्ययन करता है, जो अपना निरीक्षण करता है वो स्वयं करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोष ये है कि जब वह निरीक्षण करने लग जाता है तो उसको पुरानी बातें ठीक से याद नहीं होती हैं, तो जिससे कारण वह पुरानी बातों को भूल जाता है और उसमें कुछ नई बातें जुड़ जाती हैं, जिस कारण यह एक अविश्वसनीय विधि मानी जाती है। इसके दोष के बारे में जो हमने बात किया वही है कि व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार को ठीक से स्मरण नहीं कर पाता है। इसके अलावा वह उसमें संबंधित कुछ बातों को भूल जाता है और कुछ अपनी ओर से जोड़ देता है, इसलिए यह विधि अविश्वसनीय है। स्किनर ने कहा है कि गाथा वर्णन विधि या एनेक्डोटल मेथड आत्मनिष्ठता के कारण इसके परिणाम पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं प्रयोगात्मक विधि की। प्रयोगात्मक विधि या एक्सपेरिमेंटल मेथड, यह पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। प्रयोगात्मक विधि प्रयोगात्मक विधि जो भी होती है यह एक पूर्व निर्धारित विधि होती है, क्योंकि हम किसी भी प्रयोगशाला में जाते हैं तो हमारा उद्देश्य पहले से ही निर्धारित होता है। तो जो प्रयोगात्मक विधि होती है यह हमारा उद्देश्य जो हमारे निर्धारित हैं उसकी जांच करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। किसी विशेष उद्देश्य की जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। प्रयोगात्मक विधि एक प्रकार की नियंत्रित और निरीक्षण विधि है। इस विधि में प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित हुई परिस्थितियां या वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है या किसी समस्या के संबंध में तथ्य एकत्र करता है, किसी समस्या के बारे में तथ्य एकत्र करता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग करके न केवल वैज्ञानिकों, बालकों, व्यक्तियों व्यवहार का अध्ययन किया है, बल्कि चूहों, बिल्लियों और पशुओं के भी व्यवहार का अध्ययन किया। इसके द्वारा बालक के व्यक्तित्व के और जो भी बालक के अनुसार, चाहे वो बालक के अनुसार, चाहे वो चूहा हो, बिल्ली हो, कोई भी पशु हो, उसका अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा? प्रयोगात्मक विधि के द्वारा, क्योंकि इसमें हम उद्देश्य क्या कर लेते हैं, पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं। प्रयोगात्मक विधि के गुण व दोष। इसके गुण है यह एक वैज्ञानिक विधि है। निष्कर्षों की जांच संभव होती है। इसमें निष्कर्ष जो होते हैं एकदम प्योर होते हैं, विश्वसनीय निष्कर्ष मिलते हैं हमसे। इससे शिक्षा संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो इससे सॉल्व कर ली जाती हैं। शिक्षा जो समस्याएं होती हैं हम उसको पता कर लेते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, विचार करके उपचार कर देते हैं उसका। इसमें दोष क्या है? प्रयोगों में कृत्रिमता होती है। मतलब इसमें जब हम इसका प्रयोग करने लगते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, थोड़ी बहुत बनावटपन आ जाता है। कृत्रिम परिस्थितियों का नियंत्रण असंभव व अनिश्चित होता है। जब हम इसमें बनावट करते हैं तो उसमें नियंत्रण और नियंत्रण को संभव कर पाना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, नियंत्रित नहीं कर पाते हैं जब हम इसमें बनावट करते हैं। प्रयोज्य का सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई। जब हम जिसका हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग का जिसके ऊपर हम प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें जब उसका क्या कहते हैं,
जब उसका सहयोग नहीं प्राप्त होता है, जरूरी नहीं कि वो हमारी पूर्ण तरह से सहयोग ही करे, तो उसमें कठिनाई होने पर यह हमें बहुत समस्या होती है। जिसके ऊपर हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग का मतलब होता है जिसके ऊपर हम प्रयोग कर रहे हैं कि मानसिक दशा का ज्ञान असंभव है, उसकी मानसिक आंतरिक दशा क्या है उसका ज्ञान हमको नहीं प्राप्त होता है। प्रयोज्य की आंतरिक दशाओं पर नियंत्रण असंभव है, जब जिसके ऊपर हम प्रयोग करें उसकी आंतरिक दशाओं पर भी हमको नियंत्रण नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं एक्सट्रोस्पेक्शन ऑब्जर्वेशनल मेथड। इसमें हम निरीक्षण विधि कहते हैं। निरीक्षण विधि क्या कहता है, जिसको हम देख के आंखों से देख कर हम उसका निरीक्षण करते हैं, उसे कहते हैं व्यवहारात्मक परीक्षण। इसमें निरीक्षण का समान अर्थ है कि ध्यानपूर्वक देखना। हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को ध्यानपूर्वक देखकर उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है और उसके नेत्र लाल हैं, तो हम जान सकते हैं कि वह व्यक्ति क्रोधित है। व्यवहारवादियों ने इस विधि को विशेष महत्व दिया है। कोलेनसनिक के अनुसार निरीक्षण दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक निरीक्षण नियंत्रित दशाओं में किया जाता है और अनौपचारिक निरीक्षण अनियंत्रित दशाओं में किया जाता है। इसके लिए कुछ भी फिक्स नहीं होता है। जो नियंत्रित दशाओं में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, औपचारिक निरीक्षण। औपचारिक निरीक्षण के लिए हमारा उद्देश्य पहले से ही निर्धारित किया जाता है, लेकिन अनौपचारिक जो निरीक्षण होता है उसके लिए कुछ भी पहले से फिक्स नहीं रहता। हम पहले जाके ऐसे रैंडमली किसी का भी निरीक्षण कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं निरीक्षण विधि के गुण व दोष। गुण है, इसमें बालक के उचित दिशाओं के विकास का पता लगता है। शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। विद्यालय में वांछनीय परिवर्तन किया जा सकता है। बाल अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। निरीक्षण के द्वारा हम किसी को ऑब्जर्व करके क्या कर सकते हैं, उसकी कमियों को निकाल सकते हैं और उस पर क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं कमियों में। आगे देखते हैं इसका क्या दोष है। प्रयोज्य का अस्वाभाविक व्यवहार करना। जिसके ऊपर हम अपना विधि का निरीक्षण विधि कर रहे हैं उसका अस्वाभाविक उसका व्यवहार कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत क्या होता है, कभी कुंठित हो जाता है वह, जिसके कारण हम क्या करते हैं, उसका ठीक से निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। आत्मनिष्ठा इसमें ठीक प्रकार नहीं मिल पाती, थोड़ी बहुत त्रुटियां रह जाती हैं। स्वाभाविक त्रुटियां व अविश्वसनीयता थोड़ी बहुत बनी रहती हैं। आगे हम बात करते हैं हिस्ट्री मेथड, केस स्टडी मेथड या केस हिस्ट्री मेथड। इसके बारे में देखते हैं। केस स्टडी मेथड का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक ली प्ले ने सन 1829 में सामाजिक विज्ञान में किया था। वहीं 1967 में बार्ने ग्लेजर एवं एल्सेलम स्ट्रॉस जैसे समाजशास्त्रियों ने इसे पुनः परिष्कृत के रूप में विज्ञान के रूप में प्रयुक्त किया। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग कहा जाता है। केस स्टडी का जो तात्पर्य है वह किस प्रकार है, किसी भी वस्तु स्थिति का भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना व जानना। इसका बुनियादी आधार विद्यार्थी के जिज्ञासु प्रवृत्ति को माना जाता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिणाम है। केस स्टडी किसी ज्ञान अनुभव को पाने का साधन है। इस विधि में विद्यार्थी की स्वयं समाधान ढूंढने में सक्रिय भूमिका रहती है, जबकि अध्यापक की भूमिका विद्यार्थियों को समस्या से भली भांति परिचित कराना है। इसमें जो अध्यापक की भूमिका क्या है, विद्यार्थियों को समस्या से भली भांति परिचित कराना है। विद्यार्थी की स्वयं समस्या ढूंढने में सक्रिय भूमिका रहती है। ये हो गए हमारे क्या, केस स्टडी मेथड। आगे हम बात करते हैं उपचारात्मक विधि। आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में सहायता होती है। उपचारात्मक विधि का अर्थ प्रयोजन स्पष्ट करते हुए इसके ने लिखा है, उपचारात्मक विधि साधारणतः विशेष प्रकार के सीखने, व्यक्तित्व, आचरण संबंधी जटिलताओं का अध्ययन करने और उनके अनुकूल विभिन्न प्रकार के उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करने के काम में लाई जाती है। इस विधि का प्रयोग करने वालों का उद्देश्य यह मालूम करना होता है कि व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं, उसमें उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के क्या कारण हैं, उनको दूर करने में व्यक्ति की किस प्रकार सहायता की जा सकती है। इसका प्रयोग किन के लिए किया जाता है, पढ़ने में बेहद कठिनाई जिनको होती है उनके लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अनुभव करने वाले बालकों में कठिनाई, जिनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा या सीखने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, उनके लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बहुत हकलाने वाले बालकों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहुत पुरानी अपराधी प्रवृत्ति वाले बालकों को अपराधी प्रवृत्ति को छुड़ाने के लिए क्या किया जाता है, उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। गंभीर संवेगों के शिकार होने वाले बालक, जैसे हो गए डिसऑर्डर हो गए, जो डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया, जो इससे क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं, उसको हटाने के लिए, छुड़ाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को,
लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा लीजिएगा।